at the bottom you can see there is a labeling called nuclear envelope, right? This nuclear envelope consists of two membranes. See, है ना, दो मेम्ब्रेन्स ना, यू कैन सी टू लाइंस, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. मैंने नोट्स में आपको आउटर मेम्ब्रेन भी लिख रखा है, इनर मेम्ब्रेन भी लिख रखा है, और उन दोनों को कंबाइन करके न्यूक्लियर एनवलप करके भी मार्क करके दे रखा है, राइट? सो न्यूक्लियस इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स, or nucleus is a double membrane bound structure. Okay, it has two membranes, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, राइट? दोनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप, राइट? द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, तो जो ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, आपको जो न्यूक्लियर एनवेलप में ये दो मेम्ब्रेन्स दिखा रखी हैं, इनके जो बीच का स्पेस है इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. And the space bound by the inner envelope is called as nucleoplasm. The jelly-like matrix which fills the inside space of the nucleus is called as nucleoplasm. It is similar in constitution to the cytoplasm. However, there are some additional chemicals, additional substances which are found in the nucleoplasm but which are absent from cytoplasm. What are those things? Those things are certain enzymes which are required for the process of replication and transcription. I told you what is replication and transcription. DNA से DNA बनने के process को, that is the process in which DNA makes its copy is called as replication. DNA कहाँ पे stored होता है? न्यूक्लियस के अंदर. तो DNA का replication भी कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? DNA से DNA बनने के प्रोसेस को replication. Similarly, आपको मैंने बताया था द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिविंग सिस्टम्स इज इन द सीक्वेंस. डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. तो डीएनए बिकॉज इट लाइज इन द न्यूक्लियस, डीएनए से आरएनए भी कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. Both the processes, replication and transcription, occurs inside the nucleus. So the enzymes for both these processes are also located inside the nucleus. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स नहीं होते, वो कहाँ मिलेंगे आपको? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर. प्लस क्योंकि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए और आरएनए के मोनोमर्स आर रिक्वायर्ड, एंड द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? न्यूक्लियोटाइड्स. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो अगर हम बात करें composition of nucleoplasm, it is similar in composition to cytoplasm. In addition, it contains certain things like the enzymes required for replication and transcription, as well as the monomeric units of DNA and RNA, which are called as nucleotides. Is it clear till now? Yes, ma'am. Okay. Then have a look at the structure which is shown at the second last labeling, nuclear pore. What is a nuclear pore? It is a space between the nucleus and the cytoplasm. Communication of substances from cytoplasm to nucleoplasm or vice versa. ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ चीजों को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ आना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज डीएनए से आरएनए ही जब बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद आरएनए से व्हेन द प्रोटीन्स नीड टू बी सिंथेसाइज्ड, दे नीड टू मूव टू द राइबोसोम्स, राइट? तो मतलब कि आरएनए नीड्स टू मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स. तो जो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है, ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? थ्रू सर्टेन गेट्स, थ्रू सर्टेन पोर्स. Nuclear pores are those gates through which the exchange of materials is possible between cytoplasm and nucleoplasm. Is it clear till now? मैम ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है? नहीं नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, न्यूक्लियर पोर्स आर नॉट. न्यूक्लियर पोर्स तो मैम ऐसे तो कुछ सिलेक्टिवली भी जा परमिएबल सकता है? नहीं होते, लेकिन हाँ, वो कंट्रोल जरूर करते हैं मूवमेंट को, कंट्रोल जरूर करते हैं मूवमेंट को, बट दे आर नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल. They are just the openings between the membrane. ओके मैम. Okay? Okay. Then have a look at this thing.
न्यूक्लियोप्लाज्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूक्लियोप्लाज्म का मैंने बता दिया आपको. देन हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन. I told you chromatin is a form of DNA. In fact, the packaged form of DNA which is present in the form of loose threads. मतलब कि DNA और plus में the proteins which are required for the packaging of DNA, they are collectively called as chromatin when they are found in a thread-like state. I told you DNA can be found in two forms, right? In the dividing cell, DNA gets condensed. It becomes compact to form chromosomes. In the non-dividing cell, DNA is present in the form of loose threads. However, in both the forms, DNA is packaged inside the nucleus, right? And for the packaging, I told you certain type of basic proteins are required, okay, in eukaryotic cell for the packaging of DNA, and those type of proteins are called as histones. So chromatin is nothing but the loose thread form of DNA along with the proteins which are required for the packaging, right? One more thing I need to clear is chromatin is of two types, euchromatin and heterochromatin, right? इसके लिए I would like to tell you a story. एक थोड़ा सा बेस बताती हूँ इसका. I told you that DNA is the blueprint of life. It controls all the activities of the cell. It controls all the traits of the living organism. It means all the information for all the activities, for all the metabolism, for all the traits of the organism are present inside DNA, right? So DNA control all the things which occur in the living organism. ठीक है. One more thing I told you कि मान लो हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, each human cell contain 46 chromosomes, and those 46 chromosomes, that DNA which is contained in those cells is same in all the cells in a particular multicellular organism. तो if I talk about humans, तो हमारे जितने भी cells हैं ना, उनमें same DNA content भी है और same DNA का type भी है. मतलब same DNA is present in every cell of, suppose मैं अपनी बात करूं तो मेरे हर सेल में सेम अमाउंट एंड सेम टाइप ऑफ डीएनए है, right? And I told you DNA is the blueprint of life. It controls all the activities of the cell. अब you will ask कि मैम जब डीएनए सारे सेल्स के अंदर सेम है और आप कह रहे हो कि डीएनए ही हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है. अब जब डीएनए सेम है तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैसे कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स, राइट? द आंसर लाइज इन द टाइप ऑफ क्रोमेटिन present in a particular cell. हम हाँ जी, please mute yourself. There is background noise coming. Please mute yourself. पे काम नहीं कर सकता क्या? Please mute yourself. So chromatin जो है वो दो तरह का होता है. इनफैक्ट हमारे सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट है वो सारा का सारा डीएनए हर सेल में एक्टिव नहीं होता. सो इफ आई टॉक अबाउट सपोज मसल सेल्स, मसल सेल में कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए एक्टिव होगा, कुछ इनएक्टिव होगा. मैं बात करती हूँ हार्ट सेल की. हार्ट सेल में हो सकता है वो वाला पोर्शन ऑफ डीएनए एक्टिव हो जो मसल सेल में इनएक्टिव था, कोई और पोर्शन ऑफ डीएनए इनएक्टिव हो. सो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स in a particular organism, different portions of DNA are active and some portions are silent. अब DNA के एक्टिव और साइलेंट होने से मेरा मतलब क्या है? एक्टिव पोर्शन ऑफ डीएनए का मतलब है दैट पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म्स प्रोटीन. इसके लिए हम स्पेशल टर्म यूज करते हैं कि डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है. डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है का मतलब है डीएनए एक्टिव है या वो डीएनए जो प्रोटीन फॉर्म कर रहा है. आई टोल्ड यू ना, डीएनए ही प्रोटीन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है. डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. ठीक है. सो डीएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स, राइट? तो लेकिन अलग अलग पोर्शन ऑफ डीएनए अलग अलग सेल्स में एक्टिव होता है. तो मसल सेल में हो सकता है कोई और पोर्शन ऑफ डीएनए एक्टिव हो, ठीक है, और न्यूरोनल सेल में कोई और पोर्शन ऑफ डीएनए एक्टिव हो. तो जोन सा पोर्शन ऑफ डीएनए एक्टिव होगा वही प्रोटीन फॉर्म करेगा, यानी कि उतना ही जो प्रोटीन फॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग सेल के फंक्शन डिसाइड होंगे,
राइट। हमारे सेल के अंदर मोस्टली फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? प्रोटीन्स, राइट। तो सेल का क्या फंक्शन है ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? प्रोटीन, राइट। और प्रोटीन कौन सा फॉर्म होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए। सेल, हर सेल में डीएनए सेम है, लेकिन कौन सा पोर्शन एक्टिव है डीएनए का ये डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन ऑफ डीएनए प्रोटीन बनाएगा। तो मसल सेल में क्या फंक्शन किससे डिसाइड होंगे कि मसल सेल में कौन सा प्रोटीन है, और वो कौन डिसाइड करेगा कि उसमें कौन सा पोर्शन ऑफ डीएनए एक्टिव है। तो हर सेल में, एक पर्टिकुलर सेल में जो पोर्शन ऑफ डीएनए इज एक्टिव, इट इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन. The portion of DNA which is active in a particular cell is called as euchromatin. EUCHROMATIN, euchromatin. और ऐसा portion of DNA in a particular cell which is inactive, which is not able to express itself, which is not forming protein, is called as heterochromatin. तो मैंने आपके notes में ना दोनों टर्म्स क्रोमेटिन के अंडर मेंशन करी हुई हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. व्हाट इज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन इज ट्रू क्रोमेटिन, दैट पोर्शन ऑफ डीएनए which is active, which is forming protein, which expresses itself, is called as euchromatin. And that portion of DNA which is silent, which is not forming protein in a particular cell, is called as heterochromatin. And the functions of a particular cell is decided by what portion of DNA is active. It means कि euchromatin में कौन सा portion of DNA है. Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay. Then have a look at this labeling, nucleolus. ठीक है, so there is a dense body which is shown inside the nucleus. This nucleolus is membraneless. Okay, it is a membraneless body present inside the nucleus. ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दिस, एक बार राइबोसोम के बारे में ध्यान करो. राइबोसोम, आई टोल्ड यू, आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. है ना, होते हैं ना, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. राइबोसोम अगर हम केमिकली देखें ना किस चीज का बना हुआ है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू थिंग्स, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड आरएनए. ठीक है, तो राइबोसोम का जो आरएनए होता है ना, राइबोसोम का जो आरएनए वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, तो जो राइबोसोम है वो दो चीजों का बना हुआ है केमिकली, एक तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन. तो उसका जो राइबोसोमल आरएनए वाला पोर्शन है ना, उसे कौन सिंथेसाइज करता है? न्यूक्लियोलस. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में कौन कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियोलस. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके. देन सबसे ऊपर आपको ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. And if you look carefully, this rough endoplasmic reticulum, it is rough endoplasmic reticulum. Have a look. It is studded with the ribosomes. है ना, इस पे जो ये रेड रेड डॉट्स दिखा रखी हैं, these are nothing but ribosomes. So this is the structure of rough endoplasmic reticulum. If you look carefully, you can see the outer membrane of the nucleus. दो membranes है ना, एक inner जो पर्पल में शो करी हुई है ना, और जो थोड़ी सी बाहर वाला envelope या outer nuclear membrane is in continuation with the membrane of the rough endoplasmic reticulum. है ना, वही उसी का एक्सटेंशन है rough endoplasmic reticulum. इनफैक्ट क्योंकि इन दोनों चीजों के फंक्शन रिलेटेड होते हैं. कैसे? आपको पता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या सिंथेसाइज होता है, कौन बताएगा मुझे? आई टोल्ड यू, द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन. है ना, और वो प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए. है ना, आरएनए गोज ओवर द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो क्या बनवाता है? प्रोटीन. और आरएनए कौन सिंथेसाइज करता है? डीएनए. और डीएनए कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूक्लियस में. मैंने बताया था ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिविंग सिस्टम इज इन द सीक्वेंस. डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा. डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस में. तो डीएनए से आरएनए कहाँ बना? न्यूक्लियस के अंदर. वो आरएनए कहाँ गया? ओवर द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वहां पे राइबोसोम्स जो प्रेजेंट थे उनकी सरफेस पे क्या सिंथेसाइज हो जाएंगे उस आरएनए की हेल्प से? प्रोटीन्स.
ठीक है, तो इनके फंक्शन रिलेटेड है ना। जैसे किसी फैक्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, रॉ मटेरियल का सोर्स पास में होना चाहिए, है ना। तो हम फैक्ट्री वहीं पे बनाते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल का सोर्स पास में हो। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, रॉ मटेरियल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ पे किस फॉर्म में आती है, आरएनए की फॉर्म में। और वो आरएनए कहाँ से बन के निकल रहा है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के जस्ट पास लोकेटेड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर ये बातें पता होंगी तो आप डायग्राम बनाने में भी ना दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट। यू नो कि न्यूक्लियस के साथ ही हमें क्या शो करना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी आप एनिमल सेल और प्लांट सेल बनाओगे, यू विल शो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर द न्यूक्लियस, राइट। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ओके, चलो अब एक बार हम लोग फंक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं इसके। ठीक है, तो आई टेल यू द फंक्शंस। जो ये न्यूक्लियस है, you know already, मैंने बताया भी था पहले, it is the storehouse of genetic information. All the DNA, all the genetic information is stored inside the nucleus. Besides the storage of this hereditary information, it also passes on this information to the next generation and to the other cell. जब सेल डिवाइड करेगा तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में जाती है, डीएनए की फॉर्म में। ठीक है, so nucleus stores that information, hereditary information, in the form of DNA, and it also passes on that information to the next generation, right? ये दो functions हो। थर्ड फंक्शन इसका है, it controls all the metabolism of the cell. By metabolism I mean the sum total of all the reactions, all the chemical reactions which takes place inside the cell, right? So all the metabolic reaction, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है उन सबको हम क्या बोलते हैं मिला के, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। अब आप पूछोगे कैसे, कैसे कंट्रोल करता है, तो मेरी बात सुन, होता क्या है, हमारे अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, the rate of those reactions is controlled by, is increased by biocatalysts, which are enzymes. ठीक है, so enzymes are the biocatalyst. They catalyze all the reactions which takes place inside a living cell. And enzymes, if you look chemically at the enzymes, enzymes are nothing but proteins, right? तो एंजाइम्स का केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कौन फॉर्म करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है, डीएनए। और डीएनए किसके अंदर स्टोर्ड है, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो एक बार बैक दोबारा से देखते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन कैटेलाइज कर रहा है, उनके रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम्स। एंजाइम्स केमिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स आर द टाइप ऑफ, enzymes are a category of proteins only which act as biocatalyst. और वो प्रोटीन जो है वो कौन फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन अल्टीमेटली कौन फॉर्म कर रहा है, डीएनए। ठीक है, और डीएनए कहाँ पे स्टोर्ड है, न्यूक्लियस के अंदर। सो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। क्लियर मैम। ओके, अगर दोबारा एक्सप्लेन करवाना है तो यू कैन टेल मी मैम, प्लीज रिपीट इट। ठीक है, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। एक और नेक्स्ट पॉइंट है, एक और नेक्स्ट फंक्शन है न्यूक्लियस का, जिसके बारे में अभी अभी मैंने बताया, उसी से रिलेट करके बताऊंगी कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन टर्म का मतलब क्या है, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि cell has been allotted a particular function. Cell has been assigned a specific function. जैसे मसल सेल हार्ट सेल का काम नहीं कर सकते, हार्ट सेल न्यूरोनल सेल का काम नहीं कर सकते, it means a cell is specific for performing a specific function. ठीक है, इसे बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मींस सेल हैज बीन अलॉटेड, सेल इज डिस्टाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ही फंक्शन करेगा सेल जो उसको असाइन कर दिया गया है। मसल सेल एक ही फंक्शन करेगा जो न्यूरोनल सेल नहीं करेगा, न्यूरोनल सेल अपना काम करेगा, वो हार्ट सेल वाला फंक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब सेल की क्या हो चुकी है, डिफरेंशिएशन हो चुकी है। ठीक है, तो जो ये सेल डिफरेंशिएशन है ये कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, मैंने आपको जो अभी यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन वाला कॉन्सेप्ट बताया था
उसी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। हर सेल के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच इज एक्टिव एंड दैट पोर्शन ऑफ द डीएनए फॉर्म्स प्रोटीन। बाकी पोर्शन साइलेंट होता है डीएनए का एक पर्टिकुलर सेल में, कुछ पोर्शन एक्टिव होता है। दैट पोर्शन व्हिच इज एक्टिव एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, इट फॉर्म्स प्रोटीन एंड दोस प्रोटीन्स परफॉर्म, they help perform cell a particular type of function which has been assigned to that particular cell। यानी कि सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा, कौन सा फंक्शन एक सेल ने परफॉर्म करना है, वो कौन परफॉर्म करता है, सेल के प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स कौन बनाता है, डीएनए। तो डीएनए का जोन सा पोर्शन एक्टिव होगा वही प्रोटीन बनाएगा, राइट। सो न्यूक्लियस डिसाइड्स कि कौन सा पोर्शन ऑफ डीएनए वुड बी एक्टिव इन अ पर्टिकुलर सेल, कौन सा पोर्शन ऑफ डीएनए साइलेंट होगा, कौन सा पोर्शन एक्टिव होगा। जो पोर्शन एक्टिव होगा वो प्रोटीन्स बनाएगा और वही प्रोटीन्स एक पर्टिकुलर सेल के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक सेल कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए, द एक्टिव पोर्शन ऑफ द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट सेल। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ओके। फिर सेल जो है ये न्यूक्लियस जो है और भी बड़ी सारी तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। अभी तक मैंने बताया इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट पासेस ऑन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट सेल, टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट आल्सो कंट्रोल्स सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, it controls cell differentiation. Besides this, it also synthesizes ribosomes। हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस is stored and that nucleolus is concerned with the synthesis of ribosomal RNA। मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, राइबोसोम is chemically composed of two type of components, RNA and proteins। और उसका जो RNA वाला पोर्शन होता है राइबोसोम का, that is synthesized by nucleolus। So nucleolus synthesizes ribosomal RNA, है ना। nucleolus is located inside nucleus, तो हम बोल सकते हैं nucleus is also concerned with the synthesis of ribosomal RNA, right। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा क्या करता है न्यूक्लियस, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब हो गया। न्यूक्लियस इसके अलावा हैव अ लुक एट दिस, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक और, so that no points get missed। Mm, yes, is my screen visible to you people? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, ये ना मैंने नोट्स का ही एक स्क्रीनशॉट लिया है, so that no points get missed। फंक्शंस वाले पार्ट में हैव अ लुक, मैं आपको एक बार स्क्रीन रोटेट करके, यस ये देखो, functions में nucleus store all the hereditary information, it passes on hereditary information, it controls cellular metabolism, it controls cell differentiation, ये सारे points हो गए। It maintains the cytoplasm by guiding the synthesis of proteins। ये वाली बात भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म बिसाइड्स वाटर। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस को भी कौन गाइड करता है, डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस। ये सब पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट्स रह गए। इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन, है ना, cell division, all the processes, all the activities inside the cell including the cell division is also controlled by nucleus। और सेवंथ है, it has role in the synthesis of ribosomal RNA। यानी कि हमने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, नो पॉइंट इज लेफ्ट। ठीक है, इसमें देखो मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें मैंने आपको क्रोमेटिन के अंडर हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन अलग अलग से लेबल करके दिखा रखा है ना। हेट्रोक्रोमेटिन जो थोड़ा सा कंडेंस्ड सा पोर्शन दिखा रखा है, यूक्रोमेटिन जो ज्यादा थिन पोर्शन है which is active, right। nucleoplasm jelly like matrix which fills the inside space of the nucleus, nuclear pore are being shown, inner nuclear membrane outer nuclear membrane are shown, उनको collectively क्या बोलेंगे, nuclear envelope, और दोनों के बीच के स्पेस को हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी भी दिखा रखी है, राइट। एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके, ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल भी कर सकते हैं।
रखा है, जिसका एक सेक्शन कट करके आपको इनसाइड सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, राइट? सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया which is found in eukaryotic cells. Prokaryotic cells में तो membrane bound organelles are absent. In eukaryotic cells such as plant cell, animal cell, fungal cells, ठीक है, membrane bound organelles including mitochondria are present. Mitochondria, I told you, is called as powerhouse of the cell because it generates energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं. It is a double membrane bound structure. देखो, the outer envelope is shown in orange color, light orange color, peach color. और जो इनर एनवलप है वो आपको थोड़ा सा डार्क शेड में ऑरेंज कलर में दिखा रखी है. तो यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई हुई है. आउटर मेम्ब्रेन आपको ऑरेंज में दिखाई है और इनर मेम्ब्रेन आपको ग्रीनिश येलो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई है. आप देखो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है and inner membrane is thrown into finger like projections which are called as cristae. ठीक है, तो mitochondria is a double membrane bound structure with outer membrane which is smooth in appearance, inner membrane which is thrown into finger like projections. से कलर में, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. And the space bounded by the inner membrane is called as matrix. So because of the presence of the two membranes, outer membrane and inner membrane, mitochondria is divided into two type of compartments. One is intermembrane space and another one is mitochondrial matrix. ठीक है, the space between the outer membrane and the inner membrane is the first compartment, which is called as intermembrane space, and the space bounded by inner membrane, which is shown in blue color, is the, what is this called? This is the matrix. इसे क्या बोलेंगे? Matrix. इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ओके, फिर देखो क्रिस्टी पता लग गए ना. These are the finger like projections, ओके, जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं इसके अंदर. अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने की क्या नीड है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को? सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? दिस इज बिकॉज इसका जो फंक्शन है ना उसी से रिलेटेड है ये आंसर. इसका फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, है ना. यानी कि फूड से एनर्जी रिलीज कराने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. एंड इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. It consists of series of reaction, chain of reaction. There are certain pathways which are involved in the process of respiration. It is not a single step process. राइट. सो रेस्पिरेशन के लिए जो उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटेलाइज करने के लिए देयर आर वेराइटी ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. मोस्ट ऑफ दोज एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. So to accommodate more of the mitochondria, so to accommodate more of the respiratory enzymes on the inner mitochondrial membrane, we need to increase its surface area. That is why it is thrown into certain finger like projections or convolutions कि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वो एकोमोडेट कर पाए. और कितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा, कितने ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस होंगे, वो डिपेंड अपॉन व्हाट आर द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. More the energy requirement of a particular cell, more would be the convolutions, more would be the surface area of the inner mitochondrial membrane to accommodate more of the respiratory enzymes. In fact, the number of mitochondria also varies with the cells. ओके, जितना ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल. राइट? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके, फिर देखो इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आपको राइबोसोम भी शो किए गए हैं.
है ना। और इसके अलावा डीएनए भी शो किया गया है ना। मैंने तो आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है सारा। लेकिन लेट मी टेल यू, देयर आर टू organelles which are found in the eukaryotic cell which contain their own DNA। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं न्यूक्लियस के अलावा जिनके अंदर अपना पर्सनल डीएनए होता है। पर्सनल डीएनए इनका क्यों बोल रही हूं मैं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, वो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन बनाएगा ना न्यूक्लियस वाला डीएनए, इट इज यूज्ड ऑल ओवर द सेल, पूरे सेल के यूज के लिए काम आता है। लेकिन जो ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, it only synthesizes proteins which are used by these organelles only। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा वो प्रोटीन्स बनाएगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होगा that would synthesize proteins only for the chloroplast, not for the usage by other organelles। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स फॉर all the organelles, all the requirements, all the other parts of the cell including mitochondria and chloroplast। तो यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनकी कुछ प्रोटीन्स तो न्यूक्लियस सिंथेसाइज करा के भेजता है, कुछ प्रोटीन्स ये खुद बना लेते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए है, राइट। और लेकिन आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है वो किसके सरफेस पे होगी, राइबोसोम्स के सरफेस पे। तो इनके पास देखो राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी है और अपने पर्सनल राइबोसोम्स भी हैं। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए वुड गो ओवर द सरफेस ऑफ द राइबोसोम एंड इट वुड सिंथेसाइज द प्रोटीन। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इन दो चीजों की प्रेजेंस की वजह से दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन्स, not all, some of their proteins themselves। Some of the proteins are imported from the cytoplasm, okay, under the guidance of the DNA of the nucleus। Some of the proteins they can synthesize themselves because they contain their own DNA and own ribosomes। That is why they are called as semi autonomous organelles। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन भी आया था आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स because they can synthesize some of their proteins themselves। Why, how can they synthesize some of their proteins? Because they contain their own DNA as well as ribosomes। और इनके जो ribosomes होते हैं वो कैसे होते हैं, 70s टाइप। अदरवाइज यूकैरियोटिक सेल में कैसे राइबोसोम्स मैंने बताए थे, 80s। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पर्सनल डीएनए है, पर्सनल जो राइबोसोम्स है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पर्सनल राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे होते हैं, वो 70s होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में बाकी जो राइबोसोम्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं या जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं वो राइबोसोम तो 80s हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड हैं दे आर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दे आर ऑफ 70s टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली मैंने ये बताई कि व्हाई mitochondria and chloroplast are called as semi-autonomous organelles। They are called as semi-autonomous organelle because they can partially sustain themselves। How? Because they can synthesize some of their protein themselves। Why? Because they contain their own DNA as well as 70s ribosomes, right। तो इन दोनों चीजों की हेल्प की वजह से they can synthesize some of their proteins। Some proteins still need to be imported from the cytoplasm in both these organelles। Is it clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के रीजनिंग क्वेश्चन में आया था आपका लास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, राइट। तो हमने एक बार स्ट्रक्चर देख लिया, दोबारा से एक बार फटाफट से रिपीट करती हूँ मैं। Mitochondria is a double membrane bound structure which is mostly cylindrical in shape। दो इसकी शेप बहुत वेरी करती है in different type of cells, but जो हम एक typical shape लेके चलते हैं mitochondria की, that is rod shape or cylindrical in appearance, right। It is bounded by two membrane, outer membrane is smooth in appearance, inner membrane is
spawn into certain finger-like projections called as cristae. Cristae are meant for increasing the surface area of the inner mitochondrial membrane so that it can accommodate more of the respiratory enzymes. Right? Over the surface of the inner mitochondrial membrane are located respiratory enzymes of the cell. Right? इसके अलावा ये देखो राइबोसोम्स एंड डीएनए आर लोकेटेड, इन दोनों का फंक्शंस मैंने बता दिया. द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. द स्पेस बाउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. यानी कि दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया. वन इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड द अनदर कंपार्टमेंट, द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट इज द मैट्रिक्स. ठीक है. मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलेंगे आपको? मैट्रिक्स के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स मिलेंगे, मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ एंजाइम्स आपको मिलेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट क्लास में, अभी तक आपको मैंने एक ही फंक्शन बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज कॉल्ड